हमने कल जो टाइप करा था, आपको याद होगा कल हमने रेशो वाले क्वेश्चंस किए थे, और आज की जो हमारी क्लास है वो ज्यादातर डेडिकेटेड है सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चंस। आपने थंबनेल में भी देखा होगा। अब हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि आपको सीआई देकर एसआई पूछेंगे या एसआई देकर सीआई पूछेंगे, तो हम अब ऐसे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको एसआई का बस थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा एसआई के बारे में आपको नॉलेज नहीं भी होगी तो चलेगा, ठीक है। चलो, तो अब हम ये देखें कि हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में। बहुत अच्छा सवाल है। एक निश्चित ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि का 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 3.64 है, अनुपात 1 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इफ द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year ऑन अ सर्टेन अमाउंट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3.64:1, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके भाई, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। हमसे कहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज का अनुपात है 3.64:1, ठीक है। 3 साल में जितना भी साधारण ब्याज लगा होगा और चक्रवृद्धि ब्याज लगा होगा और 1 साल का जितना भी साधारण ब्याज होगा, उनका अनुपात है 3.64:1। बस इसके बाद बात खत्म। उन्होंने सीधा बोला है कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो, मैं आपको इसको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, इसको आप एक बार अच्छे से समझना कि इसमें करना क्या है। देखो, मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि यहां दशमलव के बाद अगर 2 अंक हैं, मतलब मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं, तो मुझे इधर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 364 और ये बन जाएगा 100। क्या ये अनुपात ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, 364:100। तो मैंने दशमलव हटाया है और कुछ भी नहीं किया है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, कल मैंने आपको एक ट्री बताई थी, ए बी बी और सी। ये सबको याद है या नहीं है? सबको याद होगा ये। फिर एक चीज मुझे और बताओ कि ये तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, पर ये तो केवल 1 साल का है। 1 साल में अगर 100 रुपए ब्याज लगा तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 300 होगा क्या? ठीक है। तो 3 साल का साधारण ब्याज 300, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 364, तो दोनों में अंतर कितने का आया? 64 का आया क्या? ठीक है। हम इस सबको रुपए में मान लेंगे, ये 364 रुपए है, ये 300 रुपए है, तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 364 का। कल की क्लास अगर आपने अच्छे से समझी है तो आज की चीज समझ में आने में आपको 10 से 15 सेकंड भी नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब मुझे बताओ कि ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये साधारण ब्याज होता है, और अगर हम इस पूरे को मिला लें तो ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ये वाला पार्ट तो पूरा कॉमन होता है, अंतर केवल क्या कहलाता है? ये अंतर होता है, हाँ या ना? मतलब इन दोनों में जो अंतर है 64, वो अंतर इन तीनों के बराबर है। बी, 3 बार बी और सी, इन तीनों का योग कितना होगा? 64। क्योंकि देखो 300 रुपए तो साधारण ब्याज है और चक्रवृद्धि ब्याज भी 300 तो होगा। 64 जो रुपए हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, इसका मतलब वो 64 इनसे आया होगा। इन सबको जोड़ने पर क्या आ रहा होगा? 64। तो अब मैं आपको यहां सजेस्ट करूंगा कि आप ऑप्शन से जाइए। देखिए, इसको मैं फिर लिख रहा हूं, ए बी बी और सी। ठीक है। अब हम ऑप्शन से करते हैं, बहुत जल्दी आंसर आएगा। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% हो, ठीक है। देखो, हमें इन तीनों का टोटल कितना लाना है? 64, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 22% होता तो यहां 22 आता, यहां 22 आता, यहां 22, तो 22 22 22 22 दिया 66, तो यही हो गया। मतलब ये अपना आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में चलें 21, तो अगर यहां 21 होता तो 21, तीनों जगह हम 21 लिखते, 21 यहां पे, फिर यहां 21, यहां 21 का 3 गुना 63, टोटल 64 होना चाहिए, मतलब यहां बचा 1। अब देखो, जो ब्याज यहां लगा होगा वही ब्याज यहां लगा होगा, तो 21 पर 21% अगर निकालोगे तो 1 रुपए तो आता नहीं, मतलब ये आंसर भी अपना गलत है। अब हम डायरेक्ट आते हैं अपने 20% पे, आप 23 को करके देखना। अब मान लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% हो, तो अगर यहां 20 है, यहां 20 है,
यहां 20 है तो 20 तिया 60, बचा कितना 4, और देखो 20 का 20% भी 4 होता है क्या, सही है। तो ये वाला फिगर अपना सेट हो रहा है, मतलब करेक्ट आंसर होगा 20%। ठीक है, थोड़ा सा मुझे समझाना है इसलिए टाइम लगा है, बाकी नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है 64 किससे सेट होगा। तो आपने देखा भाई 22 तिया 66 ये तो ज्यादा हो रहा है, 21 तिया 63, पर 21 का 21% एक नहीं होता, 23 तो और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 23 का तो 3 गुना ही 69 होता है। ऑप्शन बचता है 20, 20 20 20, 20 तिया 60 और 4 64, 20 का 20% होता है 4, तो अपना ये फिगर सही बैठ रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा 20। ये इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आज भी हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपको मैं आज के क्वेश्चंस दिखा दूं, जैसे कल के कुछ होमवर्क हैं, पहले हम उन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे, और आज कुछ नई नई चीजें और आप सीखने वाले हो। ठीक है, देखो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो मैं जल्दी से एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के डिफरेंस वाले कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, फिर हम वही 3 साल में है, फिर हम बढ़ेंगे टाइप नंबर 17 की तरफ। आज देखो बहुत गजब के सवाल हैं। 8 सही 1/3% की दर से दूसरे साल का ब्याज, अकेले 2 साल का नहीं, दूसरे साल का ब्याज 9.1 है, मूलधन ज्ञात करो। तो आज हम ऐसे सवाल करने वाले हैं। देखो तीसरे साल और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 480 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना 14 से 2/7 है। ये सवाल हम करेंगे, ये भी इसी टाइप का सवाल है। ठीक है, फिर इसके बाद एक और बहुत अच्छा टाइप हमने आज लिया है, टाइप नंबर 18। ये एक सवाल है, स्पेशल कंडीशन है, 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का, मतलब बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं आज के, जो दिखने में एक जैसे होते हैं पर इनको करने में बहुत डिफरेंस होता है। ये सारे सवाल हम आज करेंगे, और इसके बाद फिर हमारा अगला जो टाइप है ये वाला, जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे ना पुत्र वाले, की एक आदमी 2 बेटों के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करता है, एक 6 साल का, एक 8 साल का, 18 साल का होने पर बराबर उन्हें धनराशि मिले, छोटे बेटे का हिस्सा बताओ। तो ये वाले क्वेश्चंस आज के हमारे हैं। ठीक है, ये सारे, तो ये आज का हमारा टारगेट है, यहां तक हमें पहुंचना है। तो चलिए शुरू करें इसको। तो हम कहां थे उस पर आ जाते हैं जल्दी से। तो एक तो क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा जो मैंने आपको बता दिया, रेशो वाला कैसे करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये वाला सवाल सब लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। अभी तक हम 83 82 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ये हमारा 83 नंबर का क्वेश्चन है। इसको मैं आपको 2 तरीके से करना सिखाऊंगा, 2 तरीके से करेंगे, जल्दी से हमारे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। हाँ जी, ये देखो 12th नहीं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पढ़ रहे हैं, 12th का नहीं पढ़ रहे हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन है, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, उनमें ही आपको काम आएगा। ठीक है, हाँ जी, मैं इंदौर से हूं, है ना, जो पूछ रहे हैं आप कहां से हैं, मैं इंदौर से हूं। चलिए देखो जिनको अब थोड़ा सा मैं समझा चुका हूं, और ये क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा रिवाइज करके देखना पड़ेगा, बाकी अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने इसके पहले बताया था उसमें कल का कॉन्सेप्ट लगा था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, समय 3 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, 36.6 रुपीज है। तो आपको बताना है धनराशि क्या है, मतलब प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले सवाल हम कर रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। यस, करेक्ट आंसर है 4800, बिल्कुल। अनिल वीडियो क्लियर चल रहा है, आप एक बार और उसको करके देखो, यहां तो क्लियर चल रहा है और बाकी सब लोगों के पास भी क्लियरिटी से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको करने का सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फर्स्ट मेथड क्या है। ठीक है, उसके बाद एक और सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा। पहली मेथड ये है कि 1 साल का 5, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की बात है। यदि ब्याज की दर 5% है तो 3 साल का साधारण ब्याज कितना होता है, 15%, और अगर 5% के 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है तो आपको पता ही होगा, 15.7625। ठीक है, और दोनों में डिफरेंस कितने का है, 0.7625% का है, और यही अंतर किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो अगर हम
36.60 में 76.25 का भाग देकर 100 से गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करना, आंसर आएगा 4800। ये पहली मेथड है जिससे आप कर सकते हो। मैं आपको इसके अलावा एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है? ये क्लियर है सभी को? अब मैंने आपको एक और मेथड बताई है और आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें मेथड काम आएगी। इसको हम कहेंगे एज्यूम करने वाली मेथड या यूनिट मेथड। मतलब हम यहां पे प्रिंसिपल को कुछ ना कुछ मानेंगे, ठीक है? कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। यूनिट्स में हम मान सकते हैं, रुपीज में मान सकते हैं। तो देखो, और ये मानना पता है किस पे डिपेंड करेगा? रेट पर। आपने ब्याज की दर क्या मानी है उस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है? तो अगर हमारा प्रिंसिपल जो है वो हम माने तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखो ध्यान से समझना, आज हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें यही चीज करेंगे और इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। कैलकुलेशन कम करने का मैं तरीका आपको बता रहा हूं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। 1/20 आपको पता है कि अगर मूलधन 20 रुपए हो तो इंटरेस्ट क्या होता है? 1। पर अगर सवाल 3 साल का है तो आपको क्या करना है? मूलधन का घन मानना है, ठीक है? अगर 3 साल का सवाल है तो 20 का घन, हमारा मूलधन हम क्या मानेंगे? 8000 रुपए। ये कल भी मैंने बताया था। अगर 2 साल का सवाल होता तो हम मूलधन कितना मानते? 400। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों मानना है? ऐसा इसलिए मानना है कि अगर आप इसी भिन्न के हिसाब से आप कुछ वैल्यू मान लेते हो तो आंसर दशमलव में नहीं आएगा। मतलब आपका कैलकुलेशन दशमलव में नहीं आएगा। आप मानने को 1000 रुपए मान लो, पर वो आगे जब कैलकुलेट करोगे, ट्री बनाओगे, तो वो पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए हम ऐसी वैल्यू मानेंगे जिससे हमें पॉइंट ना मिले, ठीक है? 3 साल का सवाल है घन करना है, 2 साल का सवाल है वर्ग करना है। ये मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है? तो हम क्या मानेंगे कि माना हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है? 8000 रुपए है, ठीक है? 8000 रुपए मान लो या 8000 यूनिट्स है ना? 8000 है, कुछ भी मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो सवाल कितने साल का है? 3 साल का है। तो मैं यहां लिखूंगा पहला साल, यहां मैं लिखूंगा दूसरा साल, यहां मैं लिखूंगा तीसरा साल, ठीक है? अब ये बताओ कि 8000 का ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगेगा? 1/20। तो 8000 का 1/20 क्या होता है? 400। तो यहां भी 400, यहां भी 400, यहां भी 400, ठीक है? फिर 400 का फिर 1/20 लगेगा। 400 का 1/20 डायरेक्ट लिख दूं तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है? यहां भी इसका 20 आएगा, यहां इसका और 20 आएगा और 20 का 20 भी आएगा, ठीक है? इसको मैं हटा के इधर कर देता हूं। और 20 का दोबारा 20 आएगा, मतलब कितना होगा? 1। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है 400 400 400 मतलब 1200, 60 और 1 61। 1261 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। और साधारण ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज आप बोलोगे कि सर साधारण ब्याज कितना है? 1200 है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है? और दोनों में डिफरेंस कितने का है? 61 का है। अब हमें कुछ नहीं करना है, मैं यहां लिख रहा हूं, देखना। मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का है? 61 का, जबकि एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है? तो 36.6। अगर 61 यूनिट है तो मूलधन बताना है। मूलधन हमने क्या माना है? 8000, ठीक है? दशमलव से एक 0 कट जाएगा। 61 का ये 6 गुना है, 6 × 8, तो आपका काफी कम कैलकुलेशन में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4800। तो या तो मैं एक बार और बता रहा हूं, या तो ट्री बना लो, और ट्री नहीं बना सकते तो डायरेक्ट 0.7625 रख के और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार फिर से मैं आपको पूरी मेथड बता रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आया है वो अच्छे से समझ लो, है ना? और मुझे कमेंट करके भी बता दो कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया है। यहां पे लोगो अपना इधर कर देना, इस तरफ। देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा फास्ट बताऊंगा, ध्यान से समझना। और ये आज बार बार यूज करना है, इसलिए मैं डिटेल में बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से इसको समझ लेना, है ना? देखो 20% 3 साल का सवाल है तो हम 20 का क्यूब, मतलब हमारा जो फ्रैक्शन जो प्रिंसिपल है वो क्या मानेंगे? 8000। तो अगर हमारा मूलधन 8000 रुपए है और 3 साल का सवाल है तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। 8000 का 1/20 क्या होता है? तो 400 रुपए ब्याज, फिर 400 ब्याज, फिर 400 ब्याज। 400 का 1/20 20,
इसका भी 1/20 20, इसका दोबारा यहां ब्याज लगेगा, और ये सब हम पहले कर चुके हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि साधारण ब्याज बताओ, तो ये साधारण ब्याज है, इनको जोड़ोगे तो 1261 आएगा, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज। और अगर साधारण ब्याज बोलूं तो बस वो ये 3 है, मतलब कितना 1200। दोनों में डिफरेंस कितने का है 61 का, लेकिन एक्चुअल में दोनों में डिफरेंस कितने का है 36.6 का। 36.6 देखो, दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 है तो वो लगाओ या ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। 36.6 अगर 61 यूनिट्स है तो मूलधन क्या होगा, मतलब हमने जो एज्यूम किया है 8000 उससे गुणा करना है। दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो काट दो, ये कटेगा 60 बार, 60 और 80 का गुणा, आंसर आएगा आपका 4800। ठीक है, ये मेथड आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी ऐसे आएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग जाएगा। अब अगर यही चीज आप उससे कर रहे हो, जैसे हमने किया था कि 36.6 5% के हिसाब से तीसरे साल का डिफरेंस होता है 7625 × 100, अब आपको इसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, और ये सीख लोगे ना तो आप मन ही मन कर सकते हो, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो। और दो तरीके सीखो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, सिलेक्शन लेना है तो आपको क्वेश्चंस को चेंज करना पड़ेगा, आपको वैसे सीखना पड़ेगा कि कहां पर क्या करना सही है ना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम लेने वाला बहुत समझदार होता है और वो क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि आपको जो मेथड आती है उसके अलावा भी कोई और मेथड आती है या नहीं आती है ना। इसीलिए चक्रवृद्धि ब्याज में बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि वो पता है, आप में से अधिकतर लोग पता है क्या सोचते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम केवल बस इतना ही करेंगे सर, हम इसके अलावा कुछ भी नहीं सीखेंगे, है ना। आपकी नजर में चक्रवृद्धि ब्याज सिर्फ इतना है, ठीक है। और अगर आपने आज तक मेरी क्लास देखी है तो मैंने इसका यूज ही नहीं किया, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये तरीके से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, मैं लिख कर दे सकता हूं, ठीक है। इसलिए आपको सीखना पड़ेगा कि करना कैसे है। और हम लोग के दिमाग में पता है ये चीज क्यों बैठी, क्योंकि हमने स्कूल में बस यही सीखा, तो हम सोचते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बस इतना ही होता होगा, यहां कुछ नहीं, इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज चालू होता है, ये तो कुछ नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कभी। चलिए बढ़े आगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80, एक्चुअली एक क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन सेम हो गया है, तो हम यहां आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है और अब मैं चाहूंगा कि आप इसको करें, मैं फिर से आपको दोनों मेथड से बता दूंगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी। ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू पूजा। हाँ, पार्टनरशिप भी करा देंगे, वो छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप और इजी है, करवा देंगे उसको भी। हाँ भाई, रजत थोड़ा ध्यान रख रहा है वीडियो का, है ना। देखो फ्री में मिलता है तो भी लोग उसका ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं ना। आईबीपीएस पीओ का देखो, फिलहाल ये आपको आईबीपीएस पीओ में काम आएगा। देखो दोनों मेथड सीख लो, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, इफेक्टिव रेट से भी निकाल सकते हो, ट्री से भी, और आगे आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूं उसमें आपकी रेट वाली चीज दिक्कत देगी, इसलिए देखो मैं बोल रहा हूं मतलब कोई ना कोई बात होगी, मैं हमेशा जो सबसे आसान तरीका होता है वो बताता हूं, और अगर कोई मैं चीज बोल रहा हूं मतलब उसमें कहीं ना कहीं उसकी जरूरत है और कहीं ना कहीं आपकी जो मेथड उससे काम नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए बात मान लिया करो थोड़ी, ठीक है। चलो तो सवाल हम करते हैं, हमारा सवाल है, इस बार आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4%, समय दिया है 2 साल, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का आपको अंतर दिया हुआ है 8 रुपए, ठीक है। तो देखो मैं आपको दोनों तरीके फिर बता रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%, समय 2 साल, और दोनों में डिफरेंस कितना है 8 रुपए। तो मुझे बताओ जल्दी से कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 1 साल का 4 तो 2 साल का 8, और 4 का वर्ग 16, 1 साल का 4 तो 2 साल का 8। अब ये बताओ दोनों में डिफरेंस कितने का है, 0.16 का, और एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है 8 का। इससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा इस बार। तो 8 बटे में 16 इंटू 100 सॉल्व करना, देखो दिख ही रहा है 8 दूनी 16, ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5000। तो इस बार जल्दी आंसर आ गया, इससे फिगर्स इजी थे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको ट्री मेथड से भी बता दूंगा, ये तो अब कर लोगे ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी को हम अगर ट्री मेथड से करें तो देखो,
सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, मतलब हम मूलधन मानेंगे 25 और 2 साल का सवाल है तो 25 का वर्ग, हमारा मूलधन होगा 625। तो पहले साल और दूसरे साल, पहले साल 625 पर 1/25 लगेगा ना, तो 625 का 1/25 क्या होता है, तो 25 रुपए होता है। इधर भी 25 होगा, 25 का फिर 1/25, ठीक है। तो ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज और इतना हो गया आपका साधारण ब्याज। दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। 1 बराबर एक्चुअल में अंतर कितने का है, 8 रुपए का। तो 8 अगर 1 यूनिट है तो हमने मूलधन क्या माना था, 625, गुणा कर दोगे, आंसर आपका इससे भी कितना आ जाएगा, 5000। दोनों चीजें सीख लो, सीखने में कुछ नहीं जाता, दिमाग अपने पास इतना है कि जितना सीखो उतना दिमाग में चला जाएगा, तो सीख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल राजेश, ये पीबी के लिए ये जो वीडियो है, एसएससी का हर एग्जाम, बैंकिंग का हर एग्जाम, रेलवे का और स्टेट लेवल के जितने भी पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, फॉरेस्ट के एग्जाम्स हैं, सीसेट के जो एग्जाम्स हैं, हर जगह ये काम आएगा आपको, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आता ही है और हर जगह आपको काम आना है। ठीक है भाई, दोनों मेथड क्लियर है सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, मुझे बताओ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे क्या। इस बार रेट है 10%, समय है 3 साल और दोनों में डिफरेंस है 992 का। ट्री बना लो या इफेक्टिव रेट ले लो। 3 साल का 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1 और साधारण ब्याज होता है 30%, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है 3.1 का। फिगर बहुत इजी है, आपको इसको 3.1 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 100 से। कर लोगे सॉल्व तो 31 से कटेगा 3 बार, 93 बचेगा 62, 31 दूनी, आंसर आएगा आपका 32,000, ऑप्शन नंबर डी। या ट्री बना के कर लेना, एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको 2-4 बार बता चुका हूं इसलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूं। हाँ जी, हाँ, मैं समझाने में कभी कंजूसी नहीं करता। यह अलग बात है कि समझने वाले कंजूसी करने लगते हैं कि सर बस इससे ज्यादा मत बताओ, बाकी मैं अपनी तरफ से कभी कंजूसी नहीं करता। अगर मुझे कंजूसी करना होती तो ये चैप्टर 3-4 दिन में खत्म कर चुका होता मैं। और अभी तो आप सोचो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब लगभग हम 125 या 130-140 क्वेश्चन इस चैप्टर में कर लेंगे और इतने क्वेश्चन बहुत हैं, मतलब पर्याप्त हैं। आप एसएससी मेंस तक टच करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतने क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। मेंसुरेशन भी आएगा क्षेत्रफल, मेंसुरेशन भी आएगा, एक एक करके चलेंगे, जरा आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप मुझे करके बताना, नहीं बनेगा तो मुझे, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने तो आप मुझे अगले दिन बता दिया करो कि सर क्वेश्चन नंबर 87 या जो है, तो मैं आपको बता दिया करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं बनेगा कल मुझे बताना, मैं आपको इसका आंसर और सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। आप एकदम क्लास जैसा माना करो कि हम क्लास में पढ़ रहे हैं, ना। आप भले मेरे सामने नहीं है पर एकदम क्लास के तरीके से चला करो। जो नहीं बनता है बिंदास पूछा करो, कोई डाउट है रिपीट करना है बिंदास आप बोला करो, बिल्कुल मत मानो कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है। और रेगुलर रहना है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वास्तव में आपको सीखना है तो रेगुलर रहो। चलो आगे बढ़े। हाँ भाई, अब बहुत अच्छा अपना सवाल है, हम आ चुके हैं टाइप नंबर 17 पर, ठीक है। ये अपना 17वां टाइप है। अभी तक मैं आपको 17 टाइप के अलग अलग 16 टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं और अब अपना ये टाइप नंबर 17 है, ठीक है। चलो अब मैं आपको इसका पहले तो बेसिक बताऊंगा, इसका बेसिक अच्छे से समझ लो कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। 8 सही, अगर आपको दिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूं, यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.1/3%, ठीक है। चलो कमेंट्स बंद करो, इधर ध्यान दो। रेट आपका है 8.1/3% और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, सेकेंड ईयर का, 2 साल का नहीं, केवल सेकेंड ईयर का, ओनली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 9.1 रुपी। तो आपको बताना है प्रिंसिपल, मतलब मूलधन क्या होगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, यहां पे बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? हाँ, वर्ग 3 की भी क्लासेस में लाने वाला हूं। वर्ग 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन इनके काफी वीडियोस में अपलोड कर रहा हूं, वो देखो जो लोग वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं।
चलो अब सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ 3 से 4 मिनट आप यहां ध्यान दो, मैं आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। क्वेश्चन एक लाइन का है पर बनता नहीं है बच्चों से, और मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको आप 10 से 15 सेकंड में कैसे कर सकते हो, पर पहले मेथड सीखो। आपको पता है 8 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। ठीक है, कितने साल का सवाल है? 2 साल का। तो हमारा मूलधन क्या होगा? 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग क्या होता है? 144। ठीक है, ये मैंने लिखा पहला साल, ये मैंने लिखा दूसरा साल। 144 का 1/12, 144 का 1/12 मतलब पहले साल का ब्याज 12, दूसरे साल का ब्याज भी 12, और 12 का फिर 1/12 लगेगा, मतलब कितना लगेगा? 1 रुपए लगेगा। इतनी बात समझ में आई? तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 12, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 13। इतनी बात समझ में आई? अब आपसे बोला है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 9.1, तो देखो हमारे अनुसार दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 13, लेकिन वास्तव में रुपए में वो कितना है? 9.1। तो हम कैसे करेंगे? अगर यहां कर देता हूं मैं, अगर 9.1 रुपए 13 यूनिट है तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल हमने क्या माना है? 144, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से कितनी बार कैंसिल होगा? 13 सती 91, मतलब 0.7 बार। 0.7 का मल्टीप्लाई करना है, 7 चौक 28, फिर 28 और 2 30। ठीक है, 7 एकम 7 और 3 10, और एक अंक के बाद दशमलव। हमारा मूलधन आएगा 100.8, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं। अभी मैंने आपसे इसलिए कहा था कि ट्री बनाना सीख लो, फायदे में रहोगे। 8 1/3 मतलब 1/12, 2 साल का सवाल है तो 12 का वर्ग। हमने मूलधन माना है 144, और ये माना है तो गुणा भी इसी का करना है। तो पहले साल ब्याज कितना होगा? 12, दूसरे साल भी ब्याज कितना होगा? 12, और 12 का 12 1 रुपए। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितने यूनिट से? 13। तो ये जो 9.1 है ये 13 यूनिट है। तो अगर 9.1 13 यूनिट्स हैं तो मूलधन क्या होगा? मतलब 144। बस मैंने इसको सॉल्व किया है, हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान, बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। जल्दी से बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? और अभी हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पे मैं आपको हमेशा, कोई भी नया टाइप चालू होता है तो पहले मैं आपको उसका बेसिक भी बताता हूं, उसका लॉजिक बताता हूं, आराम से समझाता हूं, और फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर हम कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये अपना 17वां टाइप था, 17वां का पहला क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, और अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हिंदी में नहीं दिख रहा है तो मैं बता दूं, ये 14 2/7 है। 14 2/7% है। करिए जल्दी से। ठीक है, 2 बार मैंने बता दिया है। आप बाकी और सारी क्लासेस को ना एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करो, बाद में भी आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। रिवीजन जरूर कर लिया करो, और कल से मिस मत करना। कल से इंस्टॉलमेंट और लोन वाले क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा मैं, किश्त और लोन वाले। बहुत बच्चों को तकलीफ होती है, और बहुत गजब तरीका मैं आपको बताऊंगा उसको सॉल्व करने का। बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिना फॉर्मूले के। सबसे खास बात, तो कल से 2 दिन तक अपनी इंस्टॉलमेंट वाली क्लास चलेगी, उसको मिस मत करना, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ जी, देखो अभी जो जो पॉसिबल है वो ले रहे हैं, बाकी अभी देखते हैं। और चलो करें इसको सॉल्व। क्या है हमारा क्वेश्चन? तीसरे साल और दूसरे साल, मतलब इस बार आपको कितने साल तक जाना है? 3 साल तक जाना है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/7, और 3 साल का सवाल है, मतलब मूलधन क्या मानना पड़ेगा? 343। चलो ट्री बना लेते हैं। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 343 है, ठीक है, इसको मैं छोटा सा लिख रहा हूं, तो हमें 3 साल का सवाल करना है। 1 साल, 2 साल और 3 साल। पहले तो आप ट्री बना लो। तो 343 में अगर 7 का भाग दोगे तो 49, 49, 49, फिर 49 में भाग दोगे तो आपको समझ में आने लगी होंगी ये चीजें कि 7 7, और 7 में 7 का भाग दोगे 1। ये ट्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब
तीसरे साल और दूसरे साल के ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो तीसरे साल मतलब ये सब आएंगे, और दूसरे साल का अंतर मतलब पहले इनको जोड़ो फिर इनको जोड़ो और आपस में घटाओ। तो उससे आसान तरीका बताता हूं। देखो दोनों में ये तो कॉमन है, अंतर तो 8 का आना है। तो 8 बराबर कितने रुपए का अंतर है? 480 का। ठीक है, तो 8 की वैल्यू अगर 480 है तो हम इसको, मैं वापस यहां लिख देता हूं कि 480 अगर 8 यूनिट है तो मूलधन क्या माना हमने? 343। गुणा कर दो इससे, तो 8 से कैंसिल होगा, 8 छंग 48 मतलब 60 बार, 6 तिया 18, 24 और 1 25, 6 तिया 18 और 2 20। तो अपना आंसर आ जाएगा 20,580, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब तो बन रहे हैं क्वेश्चंस। तो देखो अंतर लेना है तो जोड़ो मत, आपको पता है कि ये दोनों तो कॉमन है, अंतर तो ये दोनों क्रिएट करेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट 8 बराबर 480 लिख दिया। 8 बराबर 480, 1 बराबर 60, 60 का गुणा हम 343 में कर देंगे, अपना मूलधन आ जाएगा 20,580। हिंदी में क्या गलत लिखा है? मूलधन याद करें, सही तो है क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं आगे, और एक सवाल। अब इसका आंसर तो आप लोग को बताना है और आंसर जरूर बता देना है ना, मतलब इसका आंसर नहीं बता पाए तो फिर मुझे अपने ऊपर डाउट होगा कि मैं सही नहीं पढ़ा पा रहा हूं आपको, इसलिए इसका आंसर बता दो। अगर आप मेरी लाज रखना चाहते हो तो थोड़ी बहुत भी करो जल्दी से इसको सॉल्व। करिए जल्दी सॉल्व। क्लास का टाइम, हमारी क्लास 10:15 बजे चालू हो जाती है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऑन टाइम आया करो, लेट आते हो फिर बोलते हो सर समझ नहीं आ रहा है। तो हमारी क्लास को ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुके हैं, है ना, तो इसलिए लेट हो, थोड़ा सा टाइम पे आया करो, 10:15 बजे। चलो करें टाइम अप। देखो कैसे करेंगे हम इसको। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 1/9%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9, और इस बार सवाल केवल सेकेंड ईयर तक का है, तो हमें कुछ नहीं करना है। 9 का स्क्वायर मतलब अपने को प्रिंसिपल क्या एज्यूम करना है? 81। तो पहले साल ब्याज कितना लगेगा? 9, दूसरे साल भी ब्याज कितना लगेगा? 9, और 9 का 1/9 क्या होता है? 1 रुपए। ये जो ब्याज है 70, ये दूसरे साल का ब्याज है, पूरे दूसरे साल का ब्याज है, मतलब ये कितने के बराबर है? ये 10 यूनिट्स के बराबर है। तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन मतलब आपको केवल 81 से मल्टीप्लाई करना था, 7 एकम 7, 7 इंटू 8 56। आंसर आ गया आपका 567 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सभी का आंसर आया होगा। गुड, कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर मेथड का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर मेथड कहीं ना कहीं काम आती है। चलिए छोटा सा एक सवाल आपके सामने और है, करिए इसको सॉल्व। हाँ जी, राधा गुप्ता, ये एसएससी के लायक ही क्लास है, मतलब एसएससी का लेवल का ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और एसएससी लेवल का आप पढ़ लोगे तो बाकी सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, एसएससी की ही अच्छी तैयारी आपकी इससे हो जाएगी। और आप इसके बाद कोई बुक सॉल्व करना, मैं आपको बोल रहा हूं ना कि आप कोई बुक तो सॉल्व करो, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा नहीं जो आपसे न बने, बल्कि आपको मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं जितने टाइप बुक्स में नहीं होते, है ना। आप कोई भी एक किताब उठाना, आपको सारे टाइप नहीं मिलेंगे। जैसे मैं करीबन 25 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, किसी किताब में 10 टाइप होते हैं, किसी में 12 होते हैं, किसी में 18 होते हैं, सारे टाइप्स किसी बुक में होते ही नहीं। तो आप अगर मुझसे पढ़ते हो तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये कि आपको अलग अलग 10 प्रकार की किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब काम मैं कर चुका हूं, है ना। क्या क्या टाइप्स पॉसिबल हैं वो आपके सामने है, तो आपकी मेहनत बच रही है। और यही टीचर का काम होता है कि बच्चे को ना घूमना पड़े, उसको सब ऑटोमेटिक पका पकाया मिले, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको 8-10 किताबें ना छानना पड़े, वो काम मैं कर चुका हूं और ये आपके सामने है ना।
तो आपको इसीलिए टाइप वाइज में पढ़ाता हूं। और आप कोई भी किताब उठाना, मैंने आपको जितना पढ़ाया है एक किताब में आपको वो सब मिलेंगे ही नहीं, किसी में कुछ नहीं होगा, किसी में कुछ मिसिंग होगा। और हम इसीलिए एक तो सारे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं और दूसरा हर टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे मिलेंगे। और एक बार आपने कर लिया तो हर किताब आपको सॉल्व होनी है, हर किताब से क्वेश्चन बनेगा आपको। किरण आप सॉल्व कर लो, आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बुक आप सॉल्व करो, आपसे बनेंगे क्वेश्चंस। चलो टाइम अप। देखें ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं पहले, बीच में मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया है कि आपको याद आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, बीच में देने का लॉजिक ये है। बाकी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपए है। देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 210 रुपए है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 147 रुपए है। तो आपको बताना है रेट और आपको बताना है प्रिंसिपल, दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी सेकेंड ईयर की, एक ट्रिक आपको बताई थी कि अगर आपको सीआई और एसआई पता चल जाए। देखो 3 साल का साधारण ब्याज 210 है तो 1 साल का ब्याज कितना होता है 70, और 1 साल का 70 तो 2 साल का कितना होगा 140, और ये तो आपको 2 साल का 147 दिया ही है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है 7 रुपए का। और आपको याद होगा, ये टाइप मुझे याद नहीं है पर शुरुआत में मैंने शायद 8वां 9वां या 10वां कोई सा टाइप बताया था। और नीचे हमेशा साधारण ब्याज का आधा रख के 100 से गुणा करते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया कितना 10%। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और हर साल ब्याज 70 रुपए लग रहा है तो आपका मूलधन भी कितना आ जाएगा 700 रुपए। ये आ गए आपके दोनों आंसर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 700 रुपए। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। हाँ जी, और भी आगे टॉपिक्स होंगे पर हम जब तक एक टॉपिक को बेसिक से पूरा हाई लेवल तक नहीं कर लेते हैं तब तक मैं दूसरा टॉपिक शुरू नहीं करूंगा। अगर कोई टॉपिक एक बार मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपको आता है, ये मैं बता चुका हूं, जस्ट फॉर रिवीजन था ये क्वेश्चन हमारा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसको आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, और इसकी शीट आपको मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा, तो इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उस पे आप इसको डाउनलोड कर लेना। चलो टाइप नंबर 18, और रेगुलर क्लास देखो, शुरुआत से एक बार देखो, मजा आएगा आपको, सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ये एक बहुत स्पेशल केस है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक स्पेशल कंडीशन वाला क्वेश्चन है, तो मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा, आप उसको ध्यान से समझना। ठीक है, हाँ जी, बाद में आप और एक बार रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना। देखो यहां आपसे क्या बोल रहे हैं कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपए और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपए है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको यहां पे एक छोटी सी बात बताऊंगा। देखो पहले तो आप इसकी ट्रिक समझ लो, ठीक है, और इसका जो लॉजिक है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप बोलोगे बाद में कभी बता दूंगा, क्योंकि उसके पीछे पूरा लॉजिक समझाने मुझे 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है कि हम इसके लिए 15-20 मिनट वेस्ट करें। सिंपल मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप तो वो ध्यान रखो। देखो सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का आपको डिफरेंस दिया जाए, सेकेंड ईयर का आपको डिफरेंस दिया है 210 और डिफरेंस नहीं है, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है 331 और आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। सबसे पहला काम आपको ये करना है, इनका रेशो बनाना है। पहले तो बताओ कि क्या ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं, क्या किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो किसी से नहीं कटेंगे, ठीक है, नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनका डिफरेंस ले लो, दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में डिफरेंस है 121 का, और इनका जो डिफरेंस आएगा, अंतर कभी भी आएगा, वो हमेशा किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, वो हमेशा किसी ना किसी का वर्ग होगा, तो आप इसमें वर्गमूल लगाओगे। किसका वर्ग होता है? 11 का, मतलब जो रेट है वो 11 हो गया। अब आपको इसमें से एक आखिरी काम ये करना है कि एक कम करना है, मतलब 11 है तो वो पहले क्या रहा होगा 10, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो कि 10 से वो पहले क्या रहा होगा 11 रहा होगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है,
ओके, एक सेकेंड, इसमें कुछ हो गया है। तो 10 से 11 हो गया, 1 रुपए ब्याज लगा 10 पे, गुणा 100, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 10। ठीक है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इसको बस एक बार याद कर लो। एक ही टाइप मैं आपको बोलूंगा जिसमें बस थोड़ा सा आपको चीजें याद करना है, और अगर मैं याद करने का बोल रहा हूं मतलब कोई ना कोई रीजन होगा। ये टाइप आपको बहुत परेशान करेगा, इसलिए बेटर कुछ मत करो। अभी और मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं, अंतर लोगे वो जरूर किसी ना किसी का स्क्वायर होगा, हमेशा उसमें से एक कम करना। तो एक कम करोगे तो 10 और गुणा 100, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10%। ठीक है, जल्दी से बताइए, समझ में आया? ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जितने अभी तक हमने 17 टाइप करें जिसमें मैं आपको बोल रहा हूं कि बस इसको इसी तरीके से याद कर लो, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशल कंडीशन है और बहुत सारे कैलकुलेशंस इसके पीछे हैं, और आप मत उलझो उनमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर क्योंकि आपको एक क्वेश्चन बुक्स में मिलेगा, फिर आप बोलोगे सर ने ये वाला नहीं बताया, इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखना है अगर कैंसिल हो रहा है तो। और एक क्वेश्चन देखते हैं, मत घबराओ, और एक क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 94। इसके बाद फिर हम वो जो बाप बेटे वाले सवाल आते हैं ना कि पिता ने बेटे के लिए जमा करे क्वेश्चंस, उस पर आने वाले हैं। ये और एक क्वेश्चन समझ लो। देखो, आपसे बोल रहे हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 234 रुपए। ठीक है, और आप बोलोगे तो मैं इसका लॉजिक भी कभी समझा दूंगा, पर टाइम लगेगा। अभी अपने पास उतना टाइम नहीं कि अपन इसके लिए उतना टाइम वेस्ट करें। और 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 381। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं? क्या किसी से कट सकते हैं? 4 3 7 2 9, 8 3 11 और 1 12, 3 से कट जाएंगे ये। तो 3 से कटेगा, 3 से 3 7 21 है ना, और 3 8 24। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21। और कैंसिल हो रहे हैं क्या? शॉर्ट और देखो जरा, ये सही है? और ये कैंसिल हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। चलो, तो देखो अब हम इनका अंतर लेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ 17 में से 8 जाएगा, 17 में से 8 गया तो कितना आएगा? 9, और यहां बचा 11, 11 में से 7 गया 4। मैंने कहा था किसी न किसी का स्क्वायर आएगा। किसका स्क्वायर होता है? 7 का। एक कम करो, तो एक कम करेंगे तो आएगा 6 गुणा 100, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 16.66%। मतलब आंसर सी। 66 लिखो या 67, एक ही बात है। ओके, श्रीलता नेपाल से हैं, वेरी गुड। ठीक है, बस एक चीज आप याद रख लो और मैं इसका रीजन आपको कभी बता दूंगा। हाँ भाई उमेश, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है अपने विनर्स के स्टूडेंट्स को यहां देखकर। ठीक है, और विनर्स के कौन कौन स्टूडेंट्स है जरा एक बार जल्दी से कमेंट करो, कौन कौन अभी लाइव है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूं, बाकी फिर भी कौन कौन है जो रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से बताओ। चलो, अगला एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप सॉल्व करना, या पीडीएफ मिलेगी तो उसमें से आप कर लेना, स्क्रीनशॉट नहीं भी लोगे तो। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हाँ भाई, थैंक यू पवन। हाँ जी, विशाल हैं, विकास हैं, नेहा हैं, ओके, प्रभात छत्तीसगढ़ से हैं, अलका, थैंक यू अलका, और कौन है? शुभम है, ठीक है, ग्रेट। अरे काफ़ी सारे बच्चे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, गुड गुड गुड। और कौन है? नरेंद्र हैं, चलो ग्रेट। ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो भाई, टाइप नंबर 19 बहुत ही गजब का सवाल है ये। आप पहले इसको एक बार पढ़ो, फिर इसका बेसिक बताता हूं, 2-3 क्वेश्चंस कराता हूं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, चैप्टर वाइज ही चलते हैं हम लोग। क्या बात है, विनर्स के बहुत सारे बच्चे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को देखकर। ठीक है, सचिन देवास से हैं, ज्योति यूपी से हैं, रवि राजस्थान से हैं, मिथुन राजगढ़ से, छतरपुर से हैं, झारखंड, नवनीत झारखंड से हैं, वीरेंद्र लखनऊ, ग्रेट। चलो, सारे कॉर्नर्स अभी अपने पास यहाँ पे इस चैनल पे बने हुए हैं, अच्छी बात है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए, तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ो, इसको समझा देता हूं, कमेंट सब आप बंद कर सकते हैं और यहां ध्यान देते हैं। ठीक है, चलो, आपसे क्या बोला है
2,60,200 रुपए की धनराशि को राम और श्याम के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि राम को 4 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होने वाली राशि के बराबर है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो राम का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, देखो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा और वो तरीका बना कैसे है। ठीक है, यहां पे हमें क्या करना है, हमेशा मैं आपको पहले इसकी मेथड बता रहा हूं कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा उसका लॉजिक क्या है। ठीक है, तो अब सब लोग जरा इधर ध्यान दो, कमेंट सब बंद कर दो। देखो यहां से तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4% और 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25। हमेशा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जो भी क्वेश्चन आए। अब यहां पे दो व्यक्ति हैं, एक राम है और एक श्याम है, और आपको एक सबसे खास बात इस क्वेश्चन में कही गई है कि दोनों को प्राप्त होने वाली जो राशि है वो कैसी है, बराबर है। मतलब वो यहां पे ये बोलना चाह रहे हैं कि दोनों का क्या बराबर है, मिश्रधन बराबर है, दोनों का अमाउंट बराबर है, ये वो बात करना चाह रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले दिन मैंने आपको बताया था कि एक टाइप में आपको कराऊंगा जिसमें कहा जाएगा कि अगर मिश्रधन बराबर हो तो क्या करना है। ठीक है, तो दोनों का मिश्रधन बराबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1/25 का मतलब क्या है कि 25 पे 1 रुपए ब्याज लग के वो क्या बन जाएगा 26/25। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोनों तरफ हम क्या लिखेंगे 26/25 लिख देंगे। ध्यान से समझना, और इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो मैं इसको लिखता 1/20, और 1/20 होता तो यहां मैं लिखता 21/20, यहां भी लिखता 21/20। ठीक है, क्लियर इतनी बात। चलो अब ये देखो कि राम को 4 वर्ष के लिए पैसा दिया है तो यहां 4 साल लिख दो, और श्याम को 6 साल के लिए पैसा दिया है तो यहां आप क्या लिख दो 6। ठीक है, और ये जो हमने राम और श्याम लिखा है इसको हम, क्योंकि हमें इसका एक रेशो बनाना है, तो ये राम हो गया और ये आपका श्याम हो गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनो, मैं इसको यहां लिख रहा हूं, है ना, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं ऐसा कि राम बटे श्याम बराबर, देखो राम यहीं रहेगा, श्याम नीचे आ जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा, या आप चाहो तो रेशो नहीं लगाना है तो आप बराबर लगा लो, क्योंकि दोनों का मिश्रधन बराबर है, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो। तो मैं इसको लिख सकता हूं 26/25। राम का जो देखो सॉरी श्याम का क्या था, उसकी घात 6 थी, और नीचे क्या आएगा 26/25 की घात 4। मैं आपको अभी और अच्छे से बताऊंगा, एक बार जो मैं बताना चाह रहा हूं बस वो देख लो, फिर आपको सारी बात अच्छे समझ में आएगी। बताओ, राम के नीचे श्याम आ जाएगा, तो राम यहां है, श्याम इधर आ गया, है ना, राम बटे श्याम, और ये जो था इसके बटे में ये चला गया, तो 26/25 की घात 6 और 26/25 की घात 4। बताओ जल्दी से समझ में आया इतना। अब मुझे एक बात बताओ, राम बटे श्याम बराबर 26/25 ऊपर 6 बार है, नीचे 4 बार है, तो 6 में से 4 चला जाएगा, तो क्या फाइनल में इसको ऐसा नहीं लिख सकता 26/25 की घात 2। बोलो जल्दी से, 6 बार में से 4 बार कट गए तो 26/25 बचा, तो आखिरी में क्या मैं इसको 26 का वर्ग 676 और 25 का वर्ग 625 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आ गया अपने पास राम और श्याम का रेशो। इसको मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो देखो राम और श्याम का जो मूलधन का अनुपात आया वो पता है क्या आया, 676 अनुपात 625। ठीक है, अब आप देखिए कि उनका टोटल मूलधन कितना है, इसमें हम बांट लेंगे, तो टोटल है 260-200। ठीक है, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये, अभी मैं एक बार और आपको समझाऊंगा। इनका टोटल करो, 6 और 5 11, 7 2 9 और 1 10, और 6 और 6 12। ठीक है, एक मिनट, 6 और 5 11 का 1 हो गया, हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 का 0, फिर से हासिल का 1 और 1 13। ठीक है, और आपसे पूछा है किसका हिस्सा बताना है, राम का, तो राम का हिस्सा मतलब किसका गुणा करेंगे हम, 676 का। ध्यान से आप देखोगे तो देखो 1301 का दुगना होता है 2602, मतलब ये कितनी बार कटेगा, 200 बार कटेगा, और 676 का मुझे बस दुगना करना है, तो 676 का दुगना देखो 6 दूनी 12, ठीक है, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, और 6 दूनी 12 और 1 13, 1352 200, ये अपने क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है,
बताइए जल्दी से, समझ में आया? देखो वही रेशो तो चेंज होगा ना। यहां पे राम को 4 वर्ष में जो पैसा मिलेगा वो श्याम को 6 वर्षों में प्राप्त होने के बराबर है। तो राम को जो 4 साल का पैसा है वो श्याम के 6 साल के बराबर है। फिर राम के बटे में श्याम आ जाएगा तो 6 के बटे में 4 चला जाएगा ना, इसलिए वो रेशो यहां पलट जाएगा। आप ये मत सोचो कि राम का 4 तो नीचे चला गया, राम का 4 नीचे ही जाएगा, श्याम का 6 ऊपर जाएगा। क्वेश्चन सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, और 2 बार बचेगा और इस तरीके से। क्योंकि देखो, क्योंकि दोनों का हिस्सा बराबर है, आप ये समझो कि ये ऐसा क्यों हुआ। राम को हम कम समय के लिए उधार दे रहे हैं, इसलिए उसको ज्यादा पैसा देंगे, और श्याम को क्योंकि 6 साल के लिए ज्यादा समय के लिए पैसा दे रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, इसलिए रेशो पलटेगा, उसमें कुछ गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा। और मैंने आपको यहां पे अभी समझाया है, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है, ये तरीका बना कैसे है, ध्यान से देखो एक बार फिर से पूरा, ठीक है। शुरुआत कहां से करनी है, पहले तो ये बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, काफी सारे बच्चों को तो समझ में आ गया है। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, शुरुआत होगी 4% से। 4% का मतलब होता है 1/25, 1/25 का मतलब कि 1 रुपए ब्याज लगेगा 25 पर, ठीक है। तो राम को हमने पैसा दिया है, तो पहले तो राम का मैंने लिखा 26/25 और इसको पैसा दिया है 4 साल का, जो कि बराबर होगा श्याम के 26/25 का 6 साल के। राम यहीं रहेगा, श्याम इधर आ जाएगा, श्याम इधर आ गया, ये यहीं रहेगा, ये इसके नीचे जाएगा, तो 26/25, देखो ऊपर है 6 नीचे 4, तो कितना बचेगा 2। 26/25 का मतलब होगा 676, 26 का वर्ग और ये 625। तो आपको पता चल गया कि राम और श्याम को जो पैसा दिया वो 676 अनुपात 625 के अनुपात में दिया। इन दोनों का आपने टोटल करा तो 1301 आया, जबकि एक्चुअल में इनको जो पैसा दिया गया है वो है 2,60,200। इसको हम भाग देंगे 1301 से, ये 1301 लिखा है। और जिसका पूछे, राम का पूछेंगे तो 676 से गुणा, श्याम का पूछेंगे तो 625 से गुणा, 676 से गुणा करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आया था 1,35,200 रुपए। अब तो समझ में आया? हाँ जी, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर में भंवरकुआ पर है, आपको और भी डिटेल्स मिल जाएगी, गूगल पे आप लिखना, आपको मिल जाएगा। अभी लॉकडाउन में तो देखो टाइम लगेगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप अभी अपना पेड कोर्स आ रहा है 2-3 दिनों में, तो अगर आपको पढ़ना है तो उससे पढ़ लेना, और उसके बाद अगर बाद में कभी ऑफलाइन पढ़ना हो तो फिर आप उसको ऑफलाइन भी करवा सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया इतना? अभी एक क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं दूंगा और सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है, ओके। देखो इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूं कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, है ना। आपको इतना हमेशा करना है, पर ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे कारण है अपना फॉर्मूला P। देखो दोनों का मिश्रधन बराबर है, राम का जो मिश्रधन होगा, आप समझना, अब कारण सुन लो जल्दी से। राम का मिश्रधन, अमाउंट ऑफ राम बराबर है श्याम का मिश्रधन, दोनों का मिश्रधन बराबर है, ठीक है। मतलब मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं A, और अपना मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू क्या होता है, P1 + R/100⁴n, यही होता है क्या, है ना। तो देखो राम का मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁴n इज इक्वल टू, तो राम का मिश्रधन, ठीक है, राम का मिश्रधन बराबर है श्याम के मिश्रधन के, तो ये हो जाएगा P1 + R/100⁴n। इतना क्लियर है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, तो अगर आप यहां पे 4 रखोगे, मैं यहां सॉल्व करके बता देता हूं, 1 + R/100, तो 1 + 4/100, 100 का 1 में गुणा किया 100, 100 और 4 कितना बन गया, 104/100। 104/100 को अगर सॉल्व करोगे, 4 से कटेगा 26 बार, 4 से कटेगा 25 बार, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं, 26/25। तो देखो राम का प्रिंसिपल हमें अभी नहीं पता, और एक आर की वैल्यू 4 रख के मैंने सॉल्व किया 26/25, और इसको पैसा कितने साल के लिए उधार दिया, 4 साल के लिए।
श्याम को भी हमने पैसा वही दिया है, ब्याज की दर तो सेम है, और इसको हमने पैसा उधार दिया है कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। समझ में आया? देखो प्रिंसिपल तो दोनों तरफ इनका जो भी है, आखिरी में अल्टीमेटली आप इसको राम और श्याम तो हम समझने के लिए लिख रहे हैं, इधर आएगा आपका ये राम का प्रिंसिपल, उसको ऐसे समझ लो ये राम का प्रिंसिपल है और ये श्याम का प्रिंसिपल है, यहां से ये नाम हम उनका हटा देंगे। ठीक है, अब देखो आपका क्वेश्चन वही नहीं बन गया, राम का 26/25 4 साल के लिए, श्याम का 26/25 6 साल के लिए, सॉल्व करोगे बात वही है। तो ये फॉर्मूले से ही ये चीज आई है, तो हमें इतना हर बार लिखने की जरूरत ना पड़े, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 और 25 में 1 जोड़ो, डायरेक्ट 26/25 पे आ जाओगे। ठीक है, समझ में आया 26/25 क्यों आया और कहां से हमने क्या करा? नेहा आप एक बार और रिवीजन करना, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन करो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। चलो अब आप एक क्वेश्चन सब करके बताओगे, है ना? देखो कभी भी कंफ्यूजन हो 2-3 क्वेश्चंस और करो, आपको समझ में आने लगेगा, कंफ्यूज मत हुआ करो। करिए इसको। बिल्कुल कुलदीप, अगर लॉकडाउन के बाद चाहो तो आ जाना कोचिंग, है ना? अदरवाइज फिर ऑनलाइन अभी कोर्स अपना आ रहा है, उसको ज्वाइन कर लेना। बताइए भाई, आया आंसर? देखो क्या करेंगे, हमें कहा गया है 44,200, एक बेटा 6 साल का है, एक बेटा 8 साल का है, और उन्हें पैसा कब मिलना चाहिए? 18 साल के होने पर। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। मुझे बताओ 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10? तो देखो एक छोटा बेटा है एक बड़ा है, तो छोटे बेटे को हम C नाम दे देते हैं, और 1/10 का मतलब क्या होगा? 1 जोड़कर 10/11 बराबर होगा बड़े बेटे के। ठीक है, ये बड़ा है, और इसको भी हम 11/10 लिखेंगे। अब सबसे खास बात है यहां पे समय, देखो ये 6 साल का है और पैसा कब मिलेगा? 18 साल पे। तो 6 साल से 18 साल होने में कितने साल लग जाएंगे? 12 साल लग जाएंगे। ये 8 साल का है, 18 साल होने में इसको कितने साल लग जाएंगे? 10। क्लियर है? इस बार 12 बड़ी वैल्यू है, 10 छोटी वैल्यू है, तो हम उल्टा करेंगे। देखो ये बड़ा बेटा, इसके बटे में छोटा बेटा, और इधर आप लिख दो 11/10 और डायरेक्ट अंतर लिख दो। 12 के बटे में 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, और 11/10 है तो इसका रेशो क्या बनेगा? 11 का वर्ग 121 और 10 का वर्ग 100। तो आपको पता चल गया कि बड़े बेटे को अगर 121 दोगे तो छोटे को कितना देना पड़ेगा? 100 देना पड़ेगा। चलो अच्छा, 121 और 100 का टोटल कर लो, कितना आएगा? 221 आएगा क्या? ठीक है, अब ये है उनकी टोटल प्रिंसिपल की यूनिट्स। एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है? 44,200, और हमने अनुपात में कितना निकाला? 221। ठीक है, और किसका पूछा है? आपसे पूछा है छोटे बेटे का हिस्सा बताओ, तो छोटे बेटे का हिस्सा मतलब किससे गुणा करना है? 100 से, तो 100 से गुणा कर दो। ठीक है, 221 का दुगना होता है 442, 200 और 100, छोटे बेटे को कितना पैसा दिया गया होगा? 20,000 रुपए। बस ये आंसर है। तो आपको 15-20 सेकेंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको करने का तरीका समझ में आ जाएगा तो। क्लियर है? हाँ, समझ में आया? एक बेटा 6 साल का है तो 18 का कब होगा? 12 साल बाद। बड़ा बेटा 8 साल का है, वो 18 का कब होगा? 10 साल बाद। बस, तो 12 और 10 का अंतर देखा 2, 11 का वर्ग 121, 100, ये अनुपात आ गया उनका 121 अनुपात 100। दोनों का हमने टोटल किया तो 221 आया, 221 से भाग दिया, 100 से गुणा कर दिया। बताइए क्लियर है? ठीक है, चलो अगला अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 98। इसको भी आपको करना है, या ये बता दो कि कर लोगे क्या? ओके, जगन्नाथ ओल्ड क्लासेस आपने ली हैं, थैंक यू।
बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस बैंक में जरूर आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है। देखो वापस से अब हम और डायरेक्ट करेंगे। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है इसमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है क्या इसमें? अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, 33 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है वो, 33 1/3%, ठीक है। यहां दोनों जगह, यहां भी आएगा 33 1/3, यहां भी आएगा, ये आप इसको करेक्ट कर लो। बाकी आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें सही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेट छपा नहीं है, 33 1/3% है। 33 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। 1/3 को हम क्या लिखेंगे? 4/3, बराबर होगा इधर भी 4/3 के, है ना। और अब देखो इस बार तो क्वेश्चन में हद है, एक बेटा 12 साल का है और एक बेटा 16 साल का है, और इनको पैसा कब देना है? 120 साल बाद। एक बेटा 12 साल का, एक 16 साल का, पैसा कब देना है? 120 साल बाद। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, या वापस से वही बड़ा छोटा, तो इसको आप छोटा नाम दे दो, इसको आप बड़ा नाम दे दो, दो बच्चे हैं, है ना। तो 12 साल वाला 120 साल का कब होगा? 108 साल बाद। 16 साल वाला 120 साल का कब होगा? 104 साल बाद, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी हो, क्योंकि अंतर तो कम ही है ना। अंतर तो देखो उनमें 4 का ही आना है। आप अगर थोड़ा सा और डीप में जाओगे तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर तो 4 साल का ही आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, ये समझ गए आप। अब आप आगे क्या करोगे, इसको बड़ी वैल्यू इधर है तो ये इधर जाएगा, तो ये बड़ा बेटा बटे में छोटा बेटा, 4/3, और दोनों में 108 में से 104 गया, कितना बचेगा? 4। 4 की घात 4 कितना होता है? 256, ठीक है। और 3 की घात 4 क्या होता है? 81। ये रेशो आ गया। बांट लोगे क्या? 16,850 को इस रेशो में बांट लेना, कर लोगे? आकाश 1/3 कैसे हुआ? इसके लिए आपको प्रतिशत की क्लास देखनी पड़ेगी मेरी। परसेंटेज की क्लास देखो, आपको समझ में आएगा कैसे हुआ 1/3। प्रतिशत अच्छा करो, प्रतिशत बहुत जरूरी है। मैथ्स में हर चैप्टर जो है, कोई भी चैप्टर हो, वो सिर्फ 2 चैप्टर्स पे डिपेंड है, और ये 2 चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रतिशत और अनुपात, रेशो। हर चैप्टर में ये दोनों ट्रिक्स ही लगेंगी। अगर आपके ये दोनों चैप्टर्स वीक हैं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, पूरी शीट का सबसे इजी क्वेश्चन। क्या बात है राजेश, सारी क्लासेस डाउनलोड कर लिए, ठीक है, अच्छी लगती हैं क्लासेस, थैंक यू। अभी तो बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, अभी यूट्यूब पे भी बहुत क्लासेस में लेने वाला हूं, ऐप पर बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, तो अब ऑनलाइन आपको बहुत सारी क्लासेस में देने वाला हूं। भाई राजा, हम 5th 6th वाले बच्चों को नहीं पढ़ाते, मतलब उनके लिए नहीं पढ़ाते, अभी हम बड़े बड़े बच्चों को संभालते हैं। चलो टाइम अप कैसे करना है, बहुत आसान, 3:4:5 के अनुपात में पैसा निवेश किया। देखो यहां ये क्वेश्चन 1 साल का है इसलिए बहुत आसान है, और 2-3 साल में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। 20% ब्याज लगेगा तो ब्याज सहित कितना बन जाएगा? 120, ठीक है। फिर यहां 15% ब्याज लगेगा तो कितना बन जाएगा? 115, और यहां 10% ब्याज लगेगा तो 100 में 10 जुड़ के क्या हो जाएगा? 110। भाई इतना तो पता है ना कि हर चीज की वैल्यू होती है 100, और अगर 10% ब्याज लगा तो कितना हो जाएगा? 110, 120, 115, बस गुणा कर दो, ये आ गया आपका 360, ठीक है। 115 का 4 गुना क्या होता है? 115 का 230, 230 का दुगना 460, और 110 का 5 गुना क्या होता है? 55, मतलब 50, रेशो हो गया। तो आपका आंसर आ गया 36, 45, 55 आंसर। बस गुणा करना था और कुछ नहीं करना था। माना 3 रुपए और 1 साल के लिए लगाया, मतलब 120% ब्याज मिलेगा। 4 रुपए पर 15% ब्याज मिलेगा, 5 पर 10% ब्याज मिलेगा, तो आपका ये अमाउंट बन जाएगा। बस इतना करना था, ठीक है, बहुत आसान। आगे बढ़ सकते हैं।
चलिए भाई, आज किस क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन, और मैंने कहा था कि आज अपने को सेंचुरी लगानी है, ठीक है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। एक बार पढ़ लो अच्छे से सवाल आप। जल्दी। सवाल इजी है, सवाल के साइज पे मत जाना, सवाल काफी इजी है, पर थोड़ा सा आप उसको पहले कम से कम आप उसको 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, नोट्स जरूर बनाओ, टाइप वाइज नोट्स बनाओ, और नोट्स बना के आप मुझे एक बार जरूर बताना, है ना। आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, अपने नोट्स की फोटो खींच के भेज देना, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे। अगर आपको और भी कोई चीज शेयर करनी हो, कुछ गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। वहां मैं आपको रिप्लाई सेम डे तो नहीं, बाकी एक या आपको आज या एक दिन बाद रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे। वैकेंसी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी इस साल वैकेंसीज बहुत सारी आएंगी। ओके, सुरेंद्र भी नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सुरेंद्र। चलो, क्वेश्चन पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? कितनी बार पढ़ लिया क्वेश्चन? पीडीएफ आपको मिलेगा विनर्स के टेलीग्राम ग्रुप पर, आपको एंड में लिंक्स भी सारी दिख जाएंगी। फेसबुक पे अगर आपको जाना है तो आदित्य पटेल विनर्स सर्च कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो _आदित्य पटेल, और टेलीग्राम पे आपको जुड़ना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर। क्लास के एंड में सारी लिंक्स भी आपको दिखा देंगे हम, तो आप वहां पे जुड़ सकते हो, ठीक है। एंड में आपको मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक्स हैं, वहां भी आप देख लीजिएगा। चलो करें इस सवाल को। सवाल क्या है अपना? रमन ने लक्ष्मण से 15,000 रुपए का ऋण लिया। उसके बीच यह सहमति बनी कि रमन को प्रथम 3 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज देना होगा, और चौथे वर्ष से 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। 5वें वर्ष के अंत के पूर्व रमन ने कोई धनराशि अदा नहीं की। उसे कितनी धनराशि लौटानी होगी यदि वह 5वें वर्ष के अंत में ऋण की कुल धनराशि लौटाना चाहता है? देखो सवाल क्या है, अल्टीमेटली सवाल में वो बोलना चाह रहा है कि 5 साल के लिए पैसा उधार लिया है, ठीक है। 5 साल के लिए कैसे लिया है कि 3 साल तक तो साधारण ब्याज लगेगा, और वो कितना परसेंट लगेगा? 8%, और आखिरी के 2 साल चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, चौथे साल 10%, 5वें साल भी 10%। तो ब्याज सहित 5 साल बाद कितनी राशि लौटानी होगी? मैं आपको फिर 2 चीजें बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो, हम ये देखें कि 8% तक ब्याज 3 साल तक लगेगा, मतलब कितना ब्याज लगेगा? 24%, ठीक है। फिर 10% ब्याज लगेगा चौथे साल, फिर 10% ब्याज लगेगा 5वें साल, तो 10 और 10 20 और जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल कितना हो गया? 44। और क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज और लग जाएगा, तो हम एक अप्रॉक्स मान लें कि लगभग 50% ब्याज लग जाएगा, ठीक है। 50% ब्याज लग जाएगा, मतलब अगर 15,000 रुपए हैं तो लगभग 7,500 रुपए ब्याज लग जाएगा, और 7,500 रुपए ब्याज लग जाएगा, मतलब आंसर 22,500 के करीब होना चाहिए। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ये तो वैसे भी बहुत करीब है, ये थोड़ा सा दूर है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों से तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से आप बहुत इजी आंसर दे सकते हो, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक क्या है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया इसका लॉजिक क्या है। अब अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करना है तो कैसे कर सकते हो वो सुनो। देखो, इसको मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर दूं, अब स्पेस चाहिए हमें लिखने के लिए। देखो, आपको ये तो समझ में आ गया कि यहां पे 8% से 3 साल तक ब्याज लगा, मतलब कितना ब्याज लगा? 24%, ठीक है। अब देखो, 1 साल से 3 साल तक ब्याज लगा है 24%, चौथे साल ब्याज लगा है 10%,
और 5वें साल ब्याज लगा है फिर 10%। और ये जो दोनों ब्याज हैं ये ब्याज कैसे हैं, सीआई हैं, जबकि ये क्या था, एसआई था। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही चौथे साल से 10% ब्याज चालू होगा तो वो बोलेगा कि मुझे पिछले साल के ब्याज पर ब्याज दो। तो 24 का 10% कितना होगा, 2.4। तो चौथे साल 10% तो ब्याज लगेगा, पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। 5वें साल वाला फिर बोलेगा कि मुझे सब पर ब्याज दो। तो 24 का 10% कितना, 2.4। 10 का 10% कितना, 1। और 2.4 का 10% तो यह आएगा 0.24। इतना ब्याज लगेगा 5 सालों में, है ना। तो सबको जोड़ो तो 24 और 10 और 10 44 और 1 ले लें तो 45 तो ये हट गए, है ना। 2.4 और 2.4 ये आपका बन गया 4.8 और 0.24 और अलग से दिया हुआ है तो ये मैंने 0.24 और लिख दिया। जोड़ दो सबको, ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया आपका 4, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 और 1, मतलब टोटल 5 साल में कितना ब्याज लगेगा, 50.04%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15,000 रुपए का, ठीक है, 50.04% निकाल लेना, हल करना, आंसर आएगा 22,506। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है भाई? जल्दी से बता दो सब लोग, बताइए समझ में आया? एक बार फिर बता दूं मैं। देखो 3 साल तक तो साधारण ब्याज है, तो 1 साल का 8%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 24। चौथे साल 10%, 5वें साल 10%। तो ये क्या बोलेगा, चौथा साल बोलेगा पिछले साल पे ब्याज दो, ये दे दिया 10%। 5वां साल बोलेगा मुझे भी सब पर ब्याज दो, तो 24 का 10% 2.4, 10 का 10% 1, 2.4 का 10% 2.4। सबको जोड़ा तो पता चल रहा है कि लगभग 50% के आसपास ब्याज लग जाएगा। बस 15,000 का वो निकाल दो और ये ब्याज आएगा। फिर 15,000 में उस ब्याज को जोड़ना भी है ना, क्योंकि मिश्रधन पूछा है आपसे, अमाउंट पूछा है, तब जाके हमारा आंसर आएगा 22,506। बताइए समझ में आया? अब तो समझ गए, ठीक है। एक बार और मैंने आपको समझा दिया है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका आंसर हम लेकर आए। और बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चंस हमेशा ऐसे आते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप सेकंड्स में दे सकते हो। कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के आपको एग्जाम में ऐसे देंगे जिनमें कैलकुलेशन एक्चुअल में करना पड़ेगा, है ना। बाकी अब जैसे ये सवाल था, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाओगे, ऑप्शंस को देखोगे, तो आपके लिए 10 सेकंड का सवाल था, और वैसे हम सॉल्व करेंगे तो 30-40 सेकंड में हुआ। बाकी बन तो गया तब भी है।